गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 23 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और जैसा कि आपको पता है आज फिर से हम लोग कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे भाई ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे। फ्रीडम फाइटर, सच अ ग्रेट पर्सन। को दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोलर बेस्ड एनर्जी कंपनीज को दिए जाते हैं, उसमें क्या रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा, उसको देखने वाले हैं। उसके अलावा ये अर्बनाइजेशन आपको पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में खास मेंशन भी किया गया है। इश्यूज विद पॉपुलेशन, इश्यूज विद अर्बनाइजेशन, तो डेफिनेटली वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ज्यादातर यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो फंडिंग के ऊपर किया गया है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। आपका जो अर्बनाइजेशन वाला जो लाइक कंटेंट है ना, उस नोट्स आपके जो है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी हैं, एक आधा छोटा मोटा टॉपिक और है, उसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, लेकिन हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आपको पता ही है। अगर अभी भी आपने नहीं किया है ज्वाइन, तो जाके जल्दी ज्वाइन करें। जो क्लासेस आपकी मिस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे डेफिनेटली, और आने वाली क्लासेस आप रेगुलरली कर सकते हो। अगर आप 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो तो 22 जनवरी से, मतलब कल से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बच्चा, ठीक है। चलिए, तो ये आज है इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज में से जिनका एक नाम आता है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। और देखिए, इन्होंने कई सारे जो है बातें बोली, अच्छी अच्छी। गिव मी द ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे हमेशा वो आपको इंस्पायर भी करेंगी। और 1920 में इन्होंने एग्जाम क्रैक किया था, फोर्थ रैंक आया था इनका डेफिनेटली। और सच अ ग्रेट पर्सन। और इनके एक्चुअली 14 भाई बहन थे, जिनमें से इनका 9th नंबर था। और इनके फादर एक काफी फेमस लॉयर भी थे वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर 1919 में ये ब्रिटेन चले गए इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने। 1920 में इन्होंने अटेम्प्ट दिया, क्योंकि एक साल तो तैयारी करने में लग ही जाता है भाई, कोचिंग वोचिंग किया है ना। तो एक साल तैयारी करने के बाद उनका फोर्थ रैंक आया, दैट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। और फिर वो 1921 में ही इन्होंने रिजाइन कर दिया, बिकॉज ही वाज काइंड ऑफ वेरी पेट्रियाटिक। और एंड वो सब चीजें जो है चलती रही। फिर गांधी जी ने जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाया देश बंधु चित्तरंजन दास जी से, जिनको ये अपने पॉलिटिकल गुरु भी मानते रहे आखिर तक। वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे भी, ऑफ कोर्स। और
फिर 1923 में इनको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1924 में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ बने, तो चित्तरंजन दास जी उस समय वहाँ के मेयर थे। 1925 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और मैंडले भेज दिया गया 2 साल के लिए। फिर 1927 में मैंडले से वापस आए अपनी जेल की सज़ा पूरी करके, और वहाँ से आने के बाद इनको जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया कांग्रेस पार्टी का। 1930s में जो है फिर से ये सिविल डिसोबीडियंस वाली मूवमेंट में जो है जेल में गए। और ये वो समय था जब नेहरू जी के साथ जो है इनके विचार बहुत ज़्यादा मिला करते थे, और इन्होंने जो है एक सोशलिस्टिक एक वेव जो है वो लेके आए इंडिया में, बिकॉज नेहरू जी और सुभाष जी दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रोग्रेस विच वाज गोइंग ऑन इन रशिया, राइट। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1931 में बोस जी वाज रिलीज फ्रॉम द गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि जब इनको यहाँ पे जेल में डाला गया था सिविल डिसोबीडियंस के लिए, आफ्टर दैट 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था, एंड बिकॉज ही वाज आल्सो पॉलिटिकल प्रिजनर तो इनको भी वहां से रिलीज कर दिया गया। 1938 में जो है वो हरिपुरा कांग्रेस सेशन गुजरात में जब हुआ था, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने भाई, तो 1938 में वाज द फर्स्ट टाइम। फिर 1939 में भी जब त्रिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई उस समय, क्योंकि गांधी जी के जो जिन्होंने गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे उनको जो है वो हार गए थे, तो लेकिन वो आपको कहानी अच्छे से पता ही है। लेटर ऑन ही रिजाइंड एंड ही मेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी आल्सो, ठीक है। फिर लेटर ऑन बिकॉज ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट, तो 1941 में जो है उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया 40s में। 1941 में इनको हाउस अरेस्ट जब रखा गया था, तो ये वहां से जो है वो भाग गए थे, मतलब छुप छुपा के जो है भेष वेश बदल के चले गए थे। और फिर उन्होंने जो है फ्री इंडिया सेंटर जो है बर्लिन में, जर्मनी गए वहां से वो, तो हिटलर से भी मिले, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है सपोर्ट उन्होंने वहां से मांगा, और इंडियन लीग की स्थापना करी। जो इंडियन सोल्जर्स पकड़े गए थे यूरोप के अंदर, खासकर नॉर्थ अफ्रीका में एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने इंडियन लीग बनाया। तो वो वहां से सब चीजें हो रही थी। फिर ये जब जर्मनी का थोड़ा हारने लगा, थोड़ा बैकफुट पे आ गया जर्मनी, तो वो फिर वहाँ से जापान की सपोर्ट करने के लिए जापान चले गए। और फिर जापान में वहाँ पे जो है रास बिहारी बोस जी, जो उस समय इंडियन नेशनल मतलब जिसे हम आज़ाद हिंद फौज बोलते हैं, तो उनको उस समय वो देखभाल कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हैंड ओवर कर दिया गया आजाद हिंद फौज को। आप कमेंट सेक्शन में आज मुझे ये बताएं कि आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे। आजाद हिंद फौज में यानी कि आईएनए में एक वीमेन यूनिट भी हुआ करती थी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जो कि ऑफ कोर्स लक्ष्मीबाई जी के नाम पे थी। और इनकी जो कैप्टन थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है बहुत शानदार, वो भी आप देख सकते हो। तो फिर लेटर ऑन जब सारी चीज़ें हुई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नागालैंड में, कोहिमा में एक बहुत ज़बरदस्त बैटल हुआ एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें हुई। फिर बाद में जापान ने खुद सरेंडर कर दिया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। ड्यूरिंग दैट पॉइंट ओनली, जब वो जा रहे थे टोक्यो में, तो ताइवान से होते हुए, तो ताइवान में ही जाके इनका जो है वो प्लेन ब्लास्ट हो गया। तो वो सारी कहानी आपको अच्छे से पता है। हालांकि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड हिज डेथ। कुछ लोगों का मानना है कि वो उसके बाद वो जिंदा थे, नहीं थे, वो तो अभी तक वो चल ही रहा है। हालांकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं डेफिनेटली ही डाइड इन दैट प्लेन क्रैश। अभी 2014-15 में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है क्लासीफाई कर दिए गए थे, उसमें भी जो है इट इज देयर। एनीवेज, तो जो भी चीजें हुई वो सब चीजें रही। अभी अगर आप इंडिया गेट पे जाओगे, तो इंडिया गेट पे आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का काफी बड़ा स्टैच्यू देखने को मिलेगा, और इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर वो वहां पे लगाया गया था। तो ये बहुत बहुत इनकी लाइफ अपने आप में ही एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है भाई। तो कुछ अगर आपको इनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़नी है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। एक्सिम डेटा रिवाइज्ड ट्रेड डेफिसिट नैरोड बाय द 10 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब देखो क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है, देखिए हमारी कंट्री जो है विदेशों में बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती है, राइट, और बहुत कुछ हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। जब इंपोर्ट आप ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म में आप इसको करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोल सकते हो, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोल सकते हो। तो वही अभी जो है डेटा आया था लास्ट मंथ, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब पिछले
इतना ट्रेड डेफिसिट इंडिया का कभी भी नहीं रहा। मतलब इंडिया ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया और बहुत ही कम एक्सपोर्ट किया। दैट इज वन थिंग। एक्सपोर्ट तो कम करना बनता ही है, क्योंकि यूरोप के अंदर जिस तरह से सिचुएशन खराब हो रही है भैया, डिमांड कम हो गई है। जब डिमांड कम हो गई है तो भैया एक्सपोर्ट तो कम होगा ही होगा। खैर, तो सरकार ने क्या किया, ये जो आंकड़े थे इनके अंदर कुछ फेरबदल किया है, प्लस माइनस किया है, और जो इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट था विच वाज अराउंड 298 बिलियन डॉलर, वो घट के थोड़ा सा मतलब 12 बिलियन डॉलर कम कर दिया है सरकार ने बेसिकली। ठीक है, और कुछ नहीं, बस आंकड़ों में थोड़ी हेर फेर की है, ये आपको याद नहीं करना है, ये सब फालतू की चीजें होती हैं। टर्म आपको पता होनी चाहिए ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ये डेटा तो हर महीने आता है, हर 15 दिन के बाद आता है, इतना थोड़ी याद करने बैठोगे, इतना सब याद नहीं करना होता बच्चों। ठीक है, वो सब है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है, हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। खासकर ऑयल हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड ये भी हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना रहेगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ से। इस टॉपिक में ज्यादा नहीं घुस रहा हूं मैं, क्योंकि ये इतना खास टॉपिक आज आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट पास्ट में आपको बहुत सारे आर्टिकल मैं इसके बारे में करवा चुका हूं। आने वाले समय में डेफिनेटली कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो ये भी एक गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है। मतलब आई एम ऑल्सो गिग वर्कर, आप इस तरह से एक समझिए थोड़ा सा इसको। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन सा काम गिग वर्क है। देखिए, एक तो इनका कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं होता है जो गिग वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कोई ऑफिस नहीं होता, इनको रोज तैयार होकर नहा धो के नहीं जाना पड़ता है। पहली बात तो ये, कुछ लोग जा भी सकते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग काम होता है भाई, फ्रीलांसिंग काम होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप अलग अलग कंपनीज में काम कर सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबली टेम्परेरी फ्रीलांसिंग टाइप का जॉब रहता है ये, ठीक है, और ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आप इसका यूज़ करते हो। तो इसे कहते हैं गिग वर्कर। ये फुल टाइम नहीं होते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आपको मंथली सैलरी नहीं आती है, आप जितना काम करते हो उतना ही आपको पैसा मिलता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप का जॉब रहता है, अब जब कोविड के टाइम में सब चीज़ें बंद हो गई थी तो चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, पढ़ाना लिखाना, आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। गिग वर्कर्स, इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। बेसिकली गिग वर्कर्स किसी भी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो उनको परमानेंट एम्प्लॉय जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, है ना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर दूसरे जो सर्विसेज होती हैं जो दी जाती हैं वो नहीं मिलती हैं इनको, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करनी पड़ती है। बेसिकली जो गिग वर्कर्स होते हैं इनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर माना जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ से यूपीएससी से सवाल भी पूछा गया, तो यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, आप इसको डेफिनेटली पढ़ें और इसका आंसर मुझे दें। हाँ, चाइना वाला एंगल क्या है, गिग वर्कर आपको पता चल ही गया किसको कहते हैं, तो आई एम ऑल्सो गिग वर्कर, ठीक है। चाइना के अंदर भी गिग इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो किया ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है। खासकर जो फूड डिलीवरी जो मतलब जो फूड डिलीवरी करने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जोमेटो है या स्विगी है या जो भी है, ये भी गिग वर्कर ही होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अभी सितंबर 2021 के अंदर इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ये सारे गिग वर्कर की एक यूनियन है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल किया जिसमें इन्होंने ये कहा कि भैया हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, और गिग वर्कर्स को जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर माना जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो इनको ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे मिलती नहीं है। बट हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2008, उसके तहत भी दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। जैसे जोमेटो स्विगी या उबर ओला के जो वर्कर्स होते हैं इन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। ऐसा ही चाइना में भी था, ठीक है। चाइना में जो है दो बहुत बड़ी बड़ी ऐप हैं, एक का नाम है मीतुआन और एक का नाम है इलीमी, ठीक है। ये वहाँ पे सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है। एक्चुअली चाइना में दो ही हैं,
90% जो चाइना का मार्केट शेयर है वो इन 2 ही कंपनी के पास आता है। वहाँ पे भी सेम समस्याएँ थी, जैसे यहाँ पे थी। इन्हें कहा जाता है इनविजिबल वर्कर्स, इनविजिबल वर्कर्स, ठीक है? ये चाइना में, इंडिया में, यूएसए वगैरह में ये सब होता है। बट प्रॉब्लम ये चाइना में ये इशू हुआ कि चाइना में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है जिसका नाम है पीपल्स डेली। इन्होंने एक आर्टिकल कल पब्लिश किया था अपने न्यूज़पेपर में, जिसमें इन्होंने डिलीवरी वर्कर्स को की जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको फाइंड आउट किया था, ठीक है? और जब वो आर्टिकल आया तो भैया बहुत हिट हुआ, चाइनीज सोशल मीडिया के अंदर शेयर किया गया लाखों करोड़ों बार। अब भैया ये बात जो है सरकार तक पहुंची, सरकार ने जो है, चाइना की सरकार ने ये एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया आपको पता ही है कि जिस तरह से आजकल चाइना में चीज़ें चल रही हैं, तो जी जिनपिंग भाई साहब की नई पॉलिसी आई है जिसका कहना है कॉमन प्रोस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी, कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर हाई टैक्स लगाने हैं, उनकी मोनोपोली को रिड्यूस करना है, और जो चाइना के अंदर वेल्थ गैप इंक्रीज हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको रिड्यूस करना है। तो अंडर कॉमन प्रोस्पेरिटी ये जो फूड डिलीवरी कंपनी या जो गिग वर्कर्स थे चाइना के अंदर, उनको काफ़ी प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है? उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेके आया गया, उनका हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, जितनी भी चीज़ें होती हैं सोशल सिक्योरिटी में, वो सब दिया गया। तो वहाँ से इंडिया चाइना से ये एक लेसन ले सकता है, ठीक है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब देखो, चाइना में जब वो आर्टिकल आया, सोशल मीडिया पे हिट हुआ, तो वहाँ के लोगों ने भी सरकार को जो है बहुत मैसेज किए, लेटर्स वगैरह लिखे, लोग सड़कों पे भी आए, तो लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला चाइना में गिग वर्कर्स को। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स के द्वारा लिया जा रहा है, पब्लिक के द्वारा नहीं लिया जा रहा, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? अभी देखिए जैसे स्विगी के कुछ वर्कर्स थे हैदराबाद में, वो स्ट्राइक पे चले गए। मुंबई में कुछ कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। जब आज जोमेटो का आईपीओ वगैरह लॉन्च हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत कुछ किया। फिर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल वगैरह भी डाला पब्लिक ओपिनियन वगैरह करने के लिए। बट थिंग इज़ अभी तक इंडिया में कोई एज सच कोई बहुत ऐसा कोई कानून एज सच है नहीं। अभी हमारे यहाँ पे लेबर लॉज पास किए गए थे, 4 लेबर लॉ पार्लियामेंट में, जिसमें गिग वर्कर्स की कुछ प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है, बट अभी तक वो कानून लागू हो नहीं पाए, बिकॉज देर वर अगेन प्रोटेस्ट गोइंग ऑन अगेंस्ट दोज लॉज। तो दैट वाज समथिंग विच वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी सवाल यही है कि गिग वर्कर्स की कोई सुनने वाला है नहीं इंडिया में, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर प्लाइट्स, एंड क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर नहीं है, और यार वो कंपनियां तो फिर वो मजबूरी का फ़ायदा उठाती ही हैं, राइट? वो सारी चीज़ें हैं। चलिए, इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम द मूव टू द क्लीन एनर्जी। बेसिकली क्लीन एनर्जी मतलब जैसे सोलर, विंड वगैरह, वो सब क्लीन एनर्जी के अंदर आती हैं। अभी हम किसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं? कोल, पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कोल पेट्रोलियम इज़ नॉट अ क्लीन एनर्जी, बिकॉज यहाँ से CO2 वगैरह, दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह रिलीज होती हैं, ठीक है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दिस पोल्यूटिंग इंडस्ट्री से क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन इतना आसान तो है नहीं, है ना? क्योंकि क्लीन एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बैंक से पैसा चाहिए, आपको चाहिए क्रेडिट, है ना? क्रेडिट चाहिए। अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है वो यही है कि बैंक ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो यहाँ पे देते हैं, इनको ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं। अरे भैया, जब उनको पैसा ही नहीं दोगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, है ना? तो लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, किसने वो रिपोर्ट रिलीज की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो चुका है to the risk of economy transitioning from the being largely dependent on the fossil fuel to the clean energy। फॉसिल फ्यूल का मतलब वही होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, वो सब फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो इनका ये कहना है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, वैसे वैसे हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब जो बैंक्स वगैरह होते हैं उसे फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं रिस्क को लेके। मतलब आने वाले समय में जो है वो ज़्यादा उनका NPA हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। हाई कार्बन इंडस्ट्रीज जैसे पावर जनरेशन, केमिकल, आयरन, स्टील वगैरह, एविएशन वगैरह इंडस्ट्री हाई कार्बन इंडस्ट्रीज होती हैं। हमारी कंट्री में जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका 10% का जो डेट है, डेट मतलब लोन होता है, वो इन कंपनीज के द्वारा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 10% तो बहुत होता है भाई, ठीक है? इंडिया में अभी जो कोल है, कोयला, ठीक है, वो 40% एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है अभी इंडिया में, ठीक है, कोल से।
उसके अलावा कहता है कि कंट्रीज कोल फायर प्लांट्स हैव एन एवरेज एज ऑफ 13 ईयर्स। ठीक है, कोल पावर प्लांट की एक एज जो है वो 13 साल होती है, उसके बाद जो उसको अपडेट वगैरह कर दिया जाता है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 जो हमारा है, उनका ये कहना है कि ये जो कैपेसिटी है कोल की, या जो दूसरे सोर्सेज से हम लोग लेते हैं 2030 तक हम इसको 50% तक कम कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो अचीव करना। नेट जीरो को तो भैया तभी अचीव कर पाओगे ना जब कोल को रिड्यूस करोगे और क्लीन एनर्जी को इंक्रीज करोगे भाई। लेकिन क्लीन एनर्जी बिना फंड्स के तो नहीं जा सकती, इंक्रीज हो सकती, पैसा तो चाहिए उसको। बट आज भी 70-80% जो पैसा जाता है बैंकों से, आज भी वो कोल बेस्ड इंडस्ट्री को जा रहा है। तो हमारा जो पंचामृत है, मतलब हमारा जो टारगेट है, हमें जो अचीव करना है टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, वो कैसे अचीव होगा, है ना। वही बेसिकली छोटा छोटा से इस आर्टिकल में बताया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिल पे मत लेना इसको, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, आगे निकल जाना, ठीक है। अल्टीमेटली एक ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्लीन एनर्जी के किसको बोलते हैं, पोल्यूटिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, ठीक है। इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब कोल बेस्ड आज भी बहुत ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया कोल के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, हम लोगों ने पहले बात किया है, बट स्टिल देखना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे बताएंगे हम लोग कोल को इतना प्रेफर क्यों करते हैं, जबकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, है ना। हमारी कोस्ट लाइन जो है वो भी बहुत बड़ी है, अराउंड 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है भैया हमारा। तो हम लोग यहाँ पे भैया विंड पावर जनरेशन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, और बिकॉज इंडिया की ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पे सोलर पावर का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी, इतना पोटेंशियल होते हुए भी, आज भी हम लोग कोल के ऊपर इतना डिपेंड क्यों करते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये एक आपका क्वेश्चन भी हो सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखो, जैसे डिस्पाइट हैविंग इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, इंडिया स्टिल मेजरली डिपेंडेंट ऑन कोल बेस्ड एनर्जी, ठीक है। ऐसे आप एक आंसर भी लिख सकते हो, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है मुझे। चलिए, और ये 2009 में क्वेश्चन पूछा, ये तो सेंसस वाला क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। एनआईए इंस्पेक्ट्स ब्लास्ट साइट इन जम्मू, सिक्योरिटी बीफ डेफ। देखिए जो भैया राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो जैसे अभी जम्मू में पहुंचे तो वहाँ पे यू नो 2 ब्लास्ट हुए बेसिकली, हालांकि इस साइट से काफ़ी दूर हुए, बट वो ब्लास्ट हुए हैं। तो केस जो है एनआईए को दिया गया है। बेसिकली जो भी टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, या जिसमें द एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था, लेकिन ओरिजिनल एक्ट जो है 2008 के अंदर पास इसको कर दिया गया था, क्योंकि जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद जो है एनआईए की स्थापना की गई थी। एनआईए जो है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इंडिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। और एनआईए के जो ऑफिसर्स है ना, वो पता आपको, वो अमेरिका में जाके सीआईए के साथ और इजराइल में जाके मोसाद के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो एक बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस होते हैं, या फिर नकली नोट वाले जो केस होते हैं, जो साइबर टेररिज्म वाले केस होते हैं, जो आर्म्स वाले केस होते हैं, मतलब हथियार वगैरह खरीदने बेचने वाले, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस वाला जो एक्ट होता है, इसके अंदर में जाके एनआईए जो है वो काम करता है। तो इस सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको कंटेंट डाला है। पुराना कंटेंट है, मोस्टली बच्चों के पास तो पहले से होगा ही, अगर नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको इसके अंदर डालने हैं तो डेफिनेटली फिर आप जो है गूगल की हेल्प भी ले सकते हो। तो बेसिकली 26/11 के बाद इसको किया गया था। चलिए, अ रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन द इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। वैसे आज का एक और आर्टिकल है एडिटोरियल, वो भी काफ़ी अच्छा है, ये वाला, इट्स टाइम फॉर इंडियाज यूनिवर्सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड। ये भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, मेरा मन था इसको भी करवाने का, बट एनीवेज आज हम लोग इसके पे फोकस करेंगे, अर्बनाइजेशन वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2-3 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने एक ऐसे ही टॉपिक किया था,
जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इंडिया का जो अर्बन सेक्टर है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आज साहब ये समझ लीजिए कि उसी आर्टिकल का ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यार क्या है ना, अभी इंडिया में अराउंड 33% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, मतलब सिटीज में रहती है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये परसेंटेज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे गांव से लोग सिटीज के अंदर जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी, है ना, स्लम एक्सपैंड होंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ने वाली हैं। तो हमारे जो सिटीज हैं उनको आज ही तैयार करना पड़ेगा ताकि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा है कि जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारी जो अर्बन सिटीज हैं उनको और ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। और वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा है कि सरकारी फंडिंग से काम नहीं चलेगा भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में 2050 तक इंडिया को कम से कम 840 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं है डॉलर है, मतलब 70 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए अर्बन सिटीज में। मतलब हर साल इंडिया को कम से कम 55 बिलियन डॉलर अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कई सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे अमृत है भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल मिशन वगैरह है, ये सब चल रहे हैं। लेकिन इनका टोटल बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़, हमें चाहिए कितना, 70 लाख करोड़, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गैप है, तो और ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन ये सारा पैसा सरकार से नहीं आ सकता ना, प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी हमें। देखिए अर्बन, भैया हमारी जो अर्बन सिटीज होती हैं वो कहाँ कहाँ से उनको फंडिंग मिलती है, कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलती है। 48% जो फंडिंग है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 20% जो उनको फंडिंग मिलती है वो मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, और 15% जो फंडिंग होती है वो खुद सिटी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो खुद जनरेट करती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिटीज के अंदर, वहां से भी उनको जो है 3% का जो है वो बेनिफिट मिलता है मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। 2% जो उनको जो है वो कमर्शियल डेट यानी कि बैंकों वगैरह से लोन उनको मिल जाता है। ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। एक ईश्वर जज अहलुवालिया रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2030 तक हमारी जो अर्बन एरियाज हैं उनको कम से कम 40 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बात ये है कि वही डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो क्या इश्यूज हैं, क्या पॉइंट्स हैं और क्या उनका सोल्यूशन है जो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। पहली बात तो यह है कि जो 85% जो रिवेन्यू है, दिस रिपोर्ट ऑलरेडी पॉइंट्स आउट दैट द नियरली 85% द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज फ्रॉम द सिटीज। सरकार का जो इनकम होती है वो 80% सिटी से आती है और 15% गांव से आती है। तो भाई जहां से इतना पैसा सरकार कमा रही है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना भी तो जरूरी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड लगातार बढ़ रही है सिटीज में। अर्बन गवर्नेंस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स उनको भी दूर करना है, ठीक है। सिटीज प्राइमरीली रन बाय द पैरास्टेटल्स। देखिए पैरास्टेटल्स का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हमारी सिटीज को रन किया जा रहा है रादर देन पब्लिक, अनफॉर्चुनेटली। बेसिकली ये क्रोनी कैपिटलिज्म आप कह सकते हो, क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं भैया, वो 60 गांठ करके रखते हैं म्यूनसिपैलिटीज वगैरह के अंदर, तो उनके हिसाब से सारा काम होता है, पब्लिक के लिए तो कुछ हो ही नहीं पाता। स्लम्स की प्रॉब्लम है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी वगैरह, ये तो प्रॉब्लम्स हैं। सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन है पैसा। पैसा होता है तो 90% पोल्यूशन सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमारी जो सिटीज हैं, आपका जो ऊपर हम लोगों ने देखा, सिर्फ 15% ही रिवेन्यू खुद जनरेट कर पाती हैं। तो एक तो आपको इनका फिजिकल बेस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जो इनका कलेक्शन होता है पैसे का वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो रिवेन्यू बेस बढ़ाइए, ठीक है। कैसे किया जाए? देखिए सिटीज के अंदर लोगों को बहुत सारी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है ना। वहाँ पे आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, स्कूल बनवाना है, सड़क वगैरह कुछ बनवानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई सिटीज के अंदर जो करनी रहती हैं, जो म्यूनसिपैलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है, जिनके अंदर बहुत पैसा खर्चा होता है ना। तो कैसे वो उसको मैनेज करेंगी? वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करिए,
यूजर फीस को इंक्रीज करें। यूजर फीस आप समझ रहे हो, जैसे सर मेट्रो होती है तो मेट्रो का किराया बढ़ाइए, है ना। इस तरह की जो यूजर फीस होती है आप उसको इंक्रीज कर, जैसे पार्किंग फीस होती है आप उसको बढ़ाइए, ये सब यूजर फीस होती हैं। सर्विस चार्ज वगैरह को बढ़ाइए। देखिए बात सीधी बात है भाई, उनका उनका उनको उनकी इनकम बढ़ानी है, ठीक है। इनकम कैसे होगी? अब जैसे कई सारे सिटीज में क्या होता है, वो जो बस होती हैं, बसेस के अंदर महिलाओं को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको टिकट दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर सकती हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है, इससे अननेसेसरी सरकार के ऊपर बर्डन होता है। तो फ्री में मत दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो आप। तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात, एक उन्होंने ये कहा है कि भैया लोगों का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है ना। लोग जो है वो वोट नहीं करते, कंप्लेंट जाके नहीं करते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सरकार जब लोगों से सजेशन मांगती है तो वो सजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, वो भी सारी समस्या यहाँ पे है। एम्पावरिंग द पीपल, ट्रांसफरिंग सब्जेक्ट टू द सिटी गवर्नमेंट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो उनको सिटीज को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी इनकम टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका 10% जो है वो सिटीज को दिया जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। और रेगुलरली इलेक्शन वगैरह करवाएं, गवर्नेंस को इंक्रीज करें। वही घिसे पिटे से सॉल्यूशन है, लेकिन यस, घिसे पिटे सॉल्यूशन ही आपको एग्जाम में बहुत बार नंबर भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बस वही बात कहने का मतलब यह है कि भैया जब समस्या पैसे की है तो सॉल्यूशन भी जो है वो पैसे से ही होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा? जब अपना रिवेन्यू इंक्रीज करोगे। रिवेन्यू कैसे इंक्रीज करोगे? जब आपको टैक्स इंक्रीज करोगे, या जो सर्विस चार्ज वगैरह लिए जाते हैं ना वो इंक्रीज करोगे, तभी तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सोल्यूशन पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन सिटीज हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी द सेंटर ऑफ द ग्रोथ, बट दे आर फ्लडेड विद नंबर ऑफ प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स। मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एक तो आपको ये बतानी है कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं जो ऊपर हम लोगों ने लिखी हुई हैं, फिर आपको ये बताना है उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस आप फंड के ऊपर कर सकते हो, फंडिंग के ऊपर कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजें हो जाएंगी। प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करिए एंड ऑल दैट, वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका 150 वर्ड्स वगैरह में आप इसको लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है मेंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे डाल के दे दिया है, आप इसको आराम से पढ़िए। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं। ये वाला आर्टिकल थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज वाला, पढ़ सकते हो। बाकी ये वाला जो आर्टिकल काफी पॉलिटिकल है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ खास इसमें है नहीं। ये भी कुछ खास दमदार मुझे लगा नहीं। वो रिजिजू जी आजकल काफी न्यूज में रह रहे हैं, तो वो ये आप छोड़ दो यार, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।